नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आज हम NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ेंगे। व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो व्यवसाय की जो सहायता के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं या व्यापार की सहायता के लिए जो सेवाएं की जाती हैं यानी कि सेवा क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम 3 के अंतर्गत। और हमने अभी तक पाठ्यक्रम 3 में व्यापार की 2 सहायक क्रियाओं जो कि हैं यातायात और भंडारण यानी कि परिवहन और भंडारण, इन दोनों के विषय में पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक बार निवेदन है कि आप अपने सभी जो जानने वाले हैं या जो दोस्त हैं जो कि NIOS के हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं या फिर और भी NIOS के अलावा भी और बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के ऐसे विद्यार्थियों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। तो हम लोग अब पाठ 6 है जिसमें कि हम संप्रेषण सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण यानी कि संदेश वाहन, एक जगह से दूसरी जगह संदेश को भेजना, एक व्यक्ति से या एक संस्था से एक जो संदेश है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसको बोलते हैं संप्रेषण। हम लोगों को पता है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण और समाज का एक सदस्य होने के कारण वो क्या होता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग सब जो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे की सहायता से ही समाज में रह पाते हैं। तो उसके लिए अब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं, अपने अनुभवों, इन सबको दूसरे तक इस प्रकार पहुंचाएं कि वो उनको सही ढंग से समझ ले, ताकि जो हम कह रहे हैं वो समझ पाए और जो हम चाह रहे हैं वैसा कुछ हो पाए, हमारा सहयोग हो पाए। तो जिस प्रकार से ये एक मनुष्य के लिए होता है जरूरी, उसी प्रकार से व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राहक, सरकार, जो मालिक हैं, जो कर्मचारी हैं, मतलब जितने भी जो हितधारक हैं, उन सब से सूचना ली जाती है और उन सबको सूचना दी जाती है, जिसमें कि जो संप्रेषण सेवाएं हैं उनका उपयोग होता है। तो संप्रेषण सेवाएं वहाँ बहुत काम आती हैं। तो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, इसमें भी एक तरीके का संप्रेषण हो रहा है। हमें लग रहा है कि वो कुछ बात जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को कुछ बात बता रहा है। तो जो आज का जो बिजनेस है, जो आज के समय का जो व्यवसाय है, वो बहुत सारे माध्यमों से अब एक दूसरे तक या लोगों तक, सरकार तक, एक से दूसरी कंपनी तक, बहुत सारे आधुनिक जो संचार माध्यम हैं, जो संप्रेषण के माध्यम हैं, उनका उपयोग करता है। जैसे सोशल मीडिया, इसका भी यूज आजकल, इसका भी उपयोग व्यवसाय बहुतायत में कर रहा है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं और अब संप्रेषण का अर्थ जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है? यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों या सोच या सूचना का मौखिक या लिखित या संकेतों अथवा मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मतलब इन सब जो सूचनाएं हैं उनको मौखिक रूप से दे देना या लिखित रूप से या फिर संकेतों के माध्यम से या मुद्राओं के माध्यम से, इसको बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण जो क्रिया होती है उसमें संदेश का होना आवश्यक है। मतलब संदेश ही तो वो चीज है जो हम एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, या कंपनी जो सरकार तक पहुंचाती है, या सरकार जो कंपनी तक पहुंचाती है संदेश। तो इसलिए संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया में मूलभूत आवश्यकता है, जिसका कि होना आवश्यक है। और संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें एक प्रेषक होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है। तो जो व्यक्ति संदेश दे रहा है वो प्रेषक है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो प्राप्तकर्ता है। ऐसे ही संप्रेषण कब पूरा होता है? जो संप्रेषण की एक क्रिया है वो तब पूरी होती है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ लेता है और फिर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसको कि प्रत्युत्तर कहा जाता है।
तो संप्रेषण जो एक प्रक्रिया है वो कब पूरी होती है, जबकि जो संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है और प्राप्तकर्ता उस संदेश पर कुछ रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। हम लोग अपने आम जीवन में अनेकों बार मतलब कितनी ही बार संप्रेषण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी अधिकारी को अपने किसी अधीनस्थ को बुलाना होता है, किसी चपरासी वगैरह को बुलाना होता है, तो वो घंटी बजाता है। घंटी बजाने से ही उसका जो चपरासी है वो समझ जाता है कि उसका जो बॉस है वो उसको बुला रहा है। इसी प्रकार से आप लोग जब वाहन से जाते हैं तो सिर्फ एक लाल बत्ती अगर होती है किसी चौराहे पर तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक संप्रेषण है और आपने केवल दृश्य माध्यम से केवल विजुअली आपने देखा कि सामने लाल बत्ती है और आप रुक गए। तो शब्दों की ही आवश्यकता नहीं होती है, केवल वॉइस से या केवल एक चित्र के प्रदर्शन से भी व्यक्ति समझ जाता है कि क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है, या दूसरा जो व्यक्ति है या संस्था है, जो भी है वो समझ जाता है कि किस प्रकार से दूसरा अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। तो इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसके महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचा रहा है। तो इसमें जो व्यक्ति संदेश देता है वो प्रेषक कहलाता है, जो संदेश प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। इस व्यक्ति ने इसको संदेश दिया और इस व्यक्ति ने संदेश का प्रत्युत्तर दिया। तो ये जब संदेश दिया और प्रत्युत्तर वापस आया तो इस प्रकार से संप्रेषण की क्रिया पूरी हो गई। अब जरूरी नहीं कि ये प्रत्युत्तर में इसको कुछ मौखिक कुछ शब्द बोलकर ही प्रत्युत्तर कर सकता है। ये केवल अपने जो चेहरा है उसके हाव भाव से भी प्रत्युत्तर कर सकता है। जैसे अभी ये कुछ बोल रहा है और ये हंस रहा है, तो इसका मतलब ये उसके संदेश को ग्रहण कर रहा है और संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। अब हम जानते हैं कि जो संप्रेषण है, ये जो कम्युनिकेशन है, वो इतना जरूरी क्यों है, इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व व्यवसाय में बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल हर एक चीज़ के लिए हर एक जगह पर कम्युनिकेशन का यूज़ होता है और जो व्यवसायी होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, संप्रेषण का यूज़ करते हैं और उसके लिए वो कई सारे माध्यमों का उपयोग करते हैं संप्रेषण के लिए। तो आइए जानते हैं संप्रेषण का महत्व क्या है। तो फर्म या जो व्यवसाय है उसके परिचालन, उसके नियंत्रण तथा वास्तविक अंकों और विचारों को संप्रेषित करने के लिए संप्रेषण यूज किया जाता है। मतलब जो आपको उसका ऑपरेशन करना है, कंट्रोल कैसा करना है और कैसा उसको एक्चुअल में जो आपको मिल रहे हैं, क्या नंबर्स मिल रहे हैं, किस प्रकार का आपका रिजल्ट आया है, आपको हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, ये सब सारी चीज़ें जो है इनको जानने के लिए, इनको कम्युनिकेट करने के लिए, इनको समझने के लिए और इनको सबको दूसरे को समझाने के लिए, सबके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। इसी प्रकार से कर्मचारियों के कार्य और विभागों में समन्वय करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। मतलब कर्मचारियों को उनके काम बताने के लिए जरूरी है, या तो आप लिखित में उनको दें या मौखिक रूप से उनको बताएं कि आपको ये काम करने हैं। या फिर जो विभाग होते हैं, जैसे बहुत सारे विभाग एक व्यवसाय में होते हैं। एक विभाग ऐसा हो सकता है जो केवल उत्पादन को देखता है, एक व्यवसाय ऐसा हो सकता है जो उत्पादन के लिए जरूरी संसाधन है उनका इंतजाम करता है। तो इस प्रकार जो विभाग होते हैं बहुत सारे व्यवसाय के, उनमें आपस में समन्वय स्थापित करने में भी जो संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आप जब कर्मचारियों को अगर आपको प्रोत्साहित करना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको अपनी बात संप्रेषित करनी पड़ेगी कि हाँ भाई आप इतना काम करेंगे तो हम आपको बोनस देंगे, या कुछ किसी भी प्रकार का जो आप उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं वो आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसी प्रकार से फर्म, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के मध्य में समन्वय, मतलब जो फर्म है उसके और ग्राहक के बीच में कि ग्राहक को कितना सामान चाहिए तो वो लिखित में आएगा आपके पास, या फिर मौखिक रूप से ग्राहक बताएगा तो भी आपको एक कम्युनिकेशन होगा, एक संप्रेषण होगा। या सप्लायर जो आपूर्ति करता है जो कि आपको कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको संप्रेषण के माध्यम से पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि कितना माल आपको चाहिए या फिर कितना माल उसके पास उपलब्ध है।
तो इस सब के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। व्यापार के कुशल परिचालन के साथ साथ जनता में एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में भी कम्युनिकेशन सहायक होता है। एक जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश अगर आपको देना है तो वो भी आप एक संप्रेषण के माध्यम से ही दे पाएंगे, कम्युनिकेशन से ही दे पाएंगे। लोगों को शिक्षित करता है, जैसे हम लोग भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। अब ये संप्रेषण कब पूरा होता है, कैसे पता चलता है कि संप्रेषण हो गया? तो हम लोग जब अपने चैनल में अपना वीडियो डालते हैं और आप लोग उसको देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कुछ लोगों ने उसको देखा है। तो इस प्रकार से हमारे डालने से और आपके देख लेने से हमको पता चलता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। और आप में से कुछ सदस्य जो है कमेंट्स भी कर देते हैं कई बार, तो उससे और पक्का हो जाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बना हुआ है। तो कम्युनिकेशन का एक फायदा ये है कि ये लोगों को शिक्षित करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्ञान आपका हमारे इन वीडियोस को देख के भी बढ़ जाता हो, तो इस प्रकार से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और उनकी सोच को व्यापक करता है। मतलब वो बड़ा सोच पाते हैं, वो उनको पता चल पाता है कि दुनिया में और क्या हो रहा है। भाषा तथा व्यक्तिगत संपर्कों को सुलझाता है। अब भाषा और व्यक्तिगत संपर्कों को सुलझाने से मतलब है कि हो सकता है आपको एक दूसरे व्यक्ति की भाषा ना आती हो, लेकिन संप्रेषण का जो वर्बल या जो दूसरा कहना चाहिए आपको, जो कि शाब्दिक नहीं है, गैर शाब्दिक जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, उसके माध्यम से आप बिना भाषा का ज्ञान होते हुए भी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको अपनी बातें बता सकते हैं। आप संकेतों के माध्यम से भी उसको बता सकते हैं। इसी प्रकार से नई तकनीक, नई खोजों, नई उपलब्धताओं तथा नई उत्पादों के संबंध में व्यक्तियों की सहायता करता है। आजकल आपके जो टीवी है उसमें कितने प्रकार के विज्ञापन आप देखते हैं, उससे आपको क्या होता है? उससे आपको कम्युनिकेशन प्राप्त होता है। किसके बारे में? नई तकनीक के बारे में, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, किस प्रकार से कोरोना वायरस का सफाया कर सकते हैं, या आपको हाथ धोने चाहिए, या फिर कोई नई खोज हुई है। जैसे अभी पता चला कि रूस ने एक वैक्सीन बना ली है कोरोना की, तो नई खोज के बारे में आपको पता चला। नई उपलब्धताएं, मतलब कि कौन सी चीज़ कब से उपलब्ध होने वाली है, इसके बारे में आपको पता चलता है कम्युनिकेशन से। नए उत्पादों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती हैं और व्यवसाय भी संप्रेषण का यूज करते हैं, संप्रेषण का प्रयोग करते हैं लोगों तक अपनी तकनीकें, अपनी खोजों, अपनी उपलब्ध जो नए उत्पाद हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो अधिक से अधिक व्यक्ति नई नई उपलब्धताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके व्यवसाय के पास क्या क्या नई चीजें आ गई हैं, कौन कौन से नए चीजें आप करने वाले हैं, इसके बारे में भी जानकारी संप्रेषण के माध्यम से आप अधिक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। तो संप्रेषण के प्रकार। अब संप्रेषण जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, मूलतः दो प्रकार का संप्रेषण होता है। पहला होता है शाब्दिक या लिखित, और दूसरा होता है गैर शाब्दिक या मौखिक। तो शाब्दिक जो संप्रेषण है उसमें आप कुछ लिखकर किसी को देते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट हो या कुछ और हो, तो वो होता है लिखित, जो आप लिखित में देते हैं। लेकिन शाब्दिक आप कई बार बोलकर भी शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी शाब्दिक के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा है गैर शाब्दिक या मौखिक। तो आइए इनको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है शाब्दिक या लिखित संप्रेषण। तो जो लिखित संप्रेषण होता है, जो संप्रेषण शब्दों की सहायता से होता है, जो भी हम करते हैं, जो शब्द जिसमें उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ इस समय बात कर रहा हूँ तो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये भी एक शाब्दिक संप्रेषण है। ये लिखित नहीं है, लेकिन ये भी एक शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो जो संप्रेषण शब्दों की सहायता से होता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। उसमें ये रिपोर्ट्स हो सकती हैं इस प्रकार की, जिसमें कि डेटा पूरा लिखा गया है, आंकड़े लिखे गए हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी ने किस प्रकार से जो परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में लिखा हो सकता है, या किस प्रकार से जो इनकी आय घटी है या बढ़ी है उसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये सब शाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण होते हैं। ऐसे ही है गैर शाब्दिक संप्रेषण। तो गैर शाब्दिक संप्रेषण तीन प्रकार का होता है। या तो ये दृश्य हो सकता है, खाली आप देखकर कुछ समझ जाएं, या श्रवण, जिसमें कि आपको कोई ऐसा संकेत दिया जाए जिससे कि आप समझ जाएं कानों के माध्यम से, या सांकेतिक, जो कि कई बार आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं वो संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, वो सांकेतिक संप्रेषण होता है।
तो दृश्यात्मक संप्रेषण में क्या होता है, चित्र, ग्राफ, प्रतीक या रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ जाते हैं या दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश प्रेषित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण है वो दृश्यात्मक संप्रेषण होता है। आपने भी अपने उसमें अगर आपको कुछ चित्र दिखाएंगे तो आप तुरंत समझ उसका निकाल लेंगे कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे दृश्यात्मक का एक उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देना। आप रुकने का संकेत जब ट्रैफिक पुलिस वाला या तो रेड लाइट के माध्यम से दे या वो हाथ का इशारा आपको करे, तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, इस समय आपको रुकना है। ऐसे ही शिक्षक द्वारा विभिन्न चार्ट का प्रदर्शन, जब शिक्षक आपको बहुत सारे चार्ट दिखाता है, हो सकता है वो चार्ट खाने के पदार्थों के बारे में हो या विभिन्न जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे पहाड़ है, मैदान है, या इस प्रकार का कोई चार्ट हो, या हो सकता है भारत का नक्शा दिखा रहे हों, तो जो चार्ट का प्रदर्शन है वो भी दृश्यात्मक संप्रेषण में आता है। इसी प्रकार से ध्वनि माध्यम से होने वाला संप्रेषण श्रव्य संप्रेषण कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉस केवल घंटी बजाता है और चपरासी तुरंत दौड़ के आता है, तो ये क्या है, ये श्रव्य संप्रेषण है। इसके पश्चात है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण में केवल शारीरिक हाव भाव से ही संप्रेषण हो जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप जब किसी के पास जाते हैं तो वो केवल आपको देखकर, आपके जो हाव भाव हैं उनको देखकर ही पता लगा लेता है कि आप किस मूड में हैं या क्या बात करने आप आए हुए हैं। तो ये होता है शारीरिक हाव भाव से संप्रेषण, जिसको कि बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं संप्रेषण के साधनों के बारे में। संप्रेषण के साधन कौन कौन से होते हैं? तो संप्रेषण के साधन को हम शुरू करें, सबसे पहला साधन है पत्र, दूसरा है तार या टेलीग्राम, तीसरा है टेलीफोन, फिर है टेलेक्स, फिर है फैक्स, वॉइस मेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और ईमेल। तो ये बहुत पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है और आजकल अब पत्र वत्र की आवश्यकता ना होकर सीधे सीधे लोग ईमेल के थ्रू काम चला लेते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप लोग भी कई बार आजकल टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर रहे होंगे जाने अनजाने। जैसे आप जूम वगैरह से भी अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, तो ये सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से वॉइस मेल भी आपको पता ही होंगी चीज़ें। कई बार आप केवल मैसेज रिकॉर्ड करके दूसरे को भेज देंगे तो वो जो बोलता हुआ जो मैसेज किया है वो वॉइस मेल कहलाएगा। इसी प्रकार से फैक्स एक उपकरण होता है जिसमें कि आप जो लिखा हुआ या छपा हुआ मटेरियल है उसको दूसरी जगह हूबहू वैसा ही पहुंचा देते हैं फैक्स के माध्यम से। ऐसे ही एक माध्यम था पहले टेलेक्स, जिसमें क्या होता था, एक तरफ आदमी टाइप करता था और दूसरी तरफ दूसरे शहर में बैठे हुए वहां से जो टाइप कर रहा है वहां वो उसका प्रिंट निकाल लेते थे। इसी प्रकार से टेलीफोन, जो कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, जो कि अब टेलीफोन जो फिक्स्ड वाले टेलीफोन होते थे पहले, वो धीरे धीरे अब मोबाइल में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अब अधिकतर लोगों के पास टेलीफोन की जगह मोबाइल होता है। इसी प्रकार से तार तो अब ऑब्सोलीट ही हो गया है। तार तो जो भारतीय डाक है उसने भी बंद कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो मैसेज भेजे जाते थे पहले ज़माने में वो तार के माध्यम से भेजे जाते थे। तो एक एक करके हम इन सभी संप्रेषण के साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो संप्रेषण के साधन हैं ये सहायता करते हैं किसी व्यवसाय की, किसी व्यक्ति की, किस चीज़ में सहायता करते हैं? विचारों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। विचारों के आदान प्रदान में जो सहायता है वो इनके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहला जो साधन है वो है पत्र। तो पत्र क्या है? संप्रेषण का एक लिखित रूप है। आप लिखकर किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी पत्र का उपयोग किया होगा। ये क्या है पत्र? इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां आमने सामने संप्रेषण कठिन है, जहां पे कि आप किसी व्यक्ति के पास जाके आपको मिलना संभव नहीं है, उससे आप वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था, जब हम लोग एक दूसरे को अपनी कुछ बात भेजने के लिए, अपनी कुशल भेजने के लिए पत्र का उपयोग करते थे। अभी भी जो व्यवसाय है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पत्रों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पत्र जो आधिकारिक रूप से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का भी एक माध्यम प्रदान करते हैं। और पत्र बड़ी मात्रा में व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं उनमें उपयोग किए जाते हैं। व्यावसायिक जो संप्रेषण है उसमें बहुतायत में यूज़ अभी भी किए जाते हैं और ये वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कि दूसरे साधन संप्रेषण के उपलब्ध नहीं होते हैं।
इनमें खर्च बहुत कम आता है, बहुत कम खर्च पर ये ऐसा माध्यम है जिसमें कि बहुत कम खर्च आता है, क्योंकि इसमें आपको केवल एक कागज की जरूरत है और एक प्रिंटर की जरूरत है। आज के ज़माने में, पहले तो आप हाथ से भी लिख लेते थे, अब आजकल जो व्यावसायिक जो संप्रेषण होता है उसमें अधिकतर प्रिंटर के द्वारा जो निकले हुए गए पत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। पेन का उपयोग केवल और केवल हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। अगला है तार या टेलीग्राम। तो तार क्या होता है? तार लिखित संप्रेषण का एक रूप है जो कि पहले उपयोग में बहुतायत में लाया जाता था। अब ये धीरे धीरे ऑब्सलीट हो गया है। इसमें एक ऐसी डिवाइस होती थी जिसको कि बार बार दबाते थे और उसके माध्यम से हर एक जो अल्फ़ाबेट होता है उसका एक कोड रहता था, जो जिस हिसाब से यहाँ से भेजते थे मैसेज, उस हिसाब से वहाँ जो दूसरा जो पोस्ट ऑफिस होता था वहाँ पर ये छप के निकल जाता था। वहाँ इसका प्रिंट ले लेते थे और जिससे भी संबंधित होता था उसके पते पर इसको पहुँचा दे। और इसमें ये थोड़ा महंगा होता था पहले, क्योंकि ये बहुत त्वरित गति से, बहुत तेजी से संदेश पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। ये महंगा होता था और ये इसका जो मूल्य होता था, जो उसका किराया पड़ता था, वो प्रति शब्द के हिसाब से पड़ता था। आपको जितने शब्द भेजने हैं दूसरे के पास तक, उसको उतने ही शब्द के हिसाब से आपको भुगतान करना होता था उसकी सेवा के लिए। तो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भेजा जा सकता है इसके माध्यम से। महत्वपूर्ण संदेश बहुत जल्दी भेजता है और शुल्क संदेश में लिखने में इस्तेमाल हुए शब्दों की संख्या के आधार पर होता है। तो आजकल तो अब इसका यूज नहीं होता है, अब ये उपयोग में नहीं लाया जाता है तार या टेलीग्राम। अगला है टेलीफोन। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आजकल। तो ये मौखिक संवाद का बहुत ही लोकप्रिय संसाधन है। तो आप देख पा रहे हैं, ये एक टेलीफोन को एक व्यक्ति हाथ में लेकर उसमें ऐसा चिल्ला रहा है। तो देश के भीतर लंबी दूरी का संवाद कहलाता है STD, जो पहले आप कई बार आपने देखा भी होगा, जिसको सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कहते हैं। ऐसे ही विदेशों में किसी से बातचीत करने के लिए ISD का उपयोग किया जाता है। तो जो ये टेलीफोन होते हैं ये एक दूसरे से तार के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो तार पहले एक आपके घर से एक तार जाएगा, वो एक टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा, फिर टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज जुड़ा रहता था और फिर वो जिसको आप फोन कर रहे हैं, जहाँ दूसरी पार्टी है, उस तक उसका तार जाता था। तो इस तरीके से आप तार के थ्रू बात करते थे। अब ये तार बीच में से हट गया है और अब आप बिना तार के बात करते हैं, जिसको कि मोबाइल आप कहते हैं। तो अब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो विदेशों में किससे बातचीत के लिए ISD और देश में बात करने के लिए STD। और जो निजी जो व्यवसायी होते हैं, उनके व्यवसाय के अपने, जैसे एक कोई कैंपस है, कोई एक फैक्ट्री है मान लीजिए, उस फैक्ट्री के अंदर ही अंदर लोगों ने बात करनी है, तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही सिस्टम लगा दिया जाता है जहाँ पे कि एक छोटा सा एक्सचेंज होता है और पूरे जो ऑफिस हैं उसके सारे कमरों में एक एक फ़ोन लगा होता है, जिसको कि EPABEX भी बोलते हैं। तो वो स्वचालित स्विच बोर्ड या निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज उसमें सुविधा प्रदान करता है। तो अधिकतर जो कंपनियां होती हैं उनके पास अपना छोटा एक एक्सचेंज होता है, जिससे कि जो अंदर की जो डायलिंग है, अंदर जो बात करनी है एक आदमी से दूसरे आदमी को, वो उसके थ्रू करता है। और वहाँ पे भी ऐसे टेलीफोन यूज होते हैं। मैं खुद अपनी कंपनी में टेलीफोन का उपयोग करता हूँ, जिसको कि इंटरकॉम बोलते हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इसको उपयोग करते हैं। आंतरिक जो संवाद होता है, जो संप्रेषण है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात है, आजकल मैंने जैसा आपको बताया, मोबाइल फ़ोन बहुत लोकप्रिय है। हर आदमी के पास आपको मिल जाता है मोबाइल फ़ोन। इसके माध्यम से आप लघु संदेश सेवा या बहु संदेश सेवा का उपयोग कर मैसेज भेज सकते हैं। मतलब आप केवल वर्बल ही नहीं, इसमें लिखित वाले संदेश भी भेज सकते हैं आप। तो इसकी जो प्रोवाइड कराती हैं सर्विसेज, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, और एक जो मेरी कंपनी इसमें भूल गया, जो सरकारी कंपनी है BSNL, वो इन सुविधाओं को, जो संप्रेषण सेवाएं हैं टेलीफोन की, वो सुविधा प्रदान करती हैं। और बेसिकली दो प्रकार के जो होते हैं, वो CDMA और GSM, दो तकनीकें हैं जिनके की माध्यम से जो मोबाइल हैं वो काम करते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है टेलेक्स। तो टेलेक्स भी एक पुराने ही समय का है, जिसमें क्या होता था कि छपे हुए संदेश को टेली प्रिंटर द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो इसमें क्या होता था, एक कन्वेंशनल एक जो टाइपराइटर होता था वो इस मशीन में जोड़ा रहता था। एक टाइपराइटर का जो पैड है वो उसमें रहता था। इस टाइपराइटर पे आदमी संदेश टाइप करता था, जो कि यहाँ सामने भी टाइप होता था, और साथ साथ जो इसके अंदर जो अरेंजमेंट लगा होता था, उसके माध्यम से ये दूसरे शहर में भी एक ऐसी ही मशीन लगी रहेगी, उसके अंदर अपने आप टाइप
होता था, और दूसरा आदमी जो टेली प्रिंटर उसको बोलते हैं, तो छपे हुए संदेश को टेली प्रिंटर द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो एक कीबोर्ड पर टाइप किया जाता है और किया गया संदेश स्वतः दूसरी जगह पर छप जाता है, इसको बोलते हैं टेली प्रिंटिंग। तो संदेश एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजा जा सकता है इसके माध्यम से। जैसे टेलेक्स जो टेलीग्राम में था, वही कंसेप्ट इसमें भी है। उसमें खाली कोड में भेजते थे, इसमें पूरे पूरे संदेश जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक व्यवसाय रूप से उपयोग में लाया जाता था कुछ समय पहले तक, अब इसका उपयोग नहीं होता है। अगला है फैक्स। ये बहुतायत में अभी यूज़ किया जाता है, व्यवसाय में बहुत यूज़ होता है। हम भी अपने जहाँ जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी हम फैक्स का उपयोग करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे होते हैं। ये एक आधुनिक फैक्स की मैंने फोटो आपको दिखाई है। हाथ से लिखे हुए या छपे हुए शब्द, रेखा चित्र, ग्राफ, कुछ भी हो आदि को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जो टेलेक्स था उसमें केवल शब्द जाते थे, इसमें कोई ग्राफ, कोई रेखा चित्र, कुछ भी जा सकता है। लिखित व्यावसायिक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे प्रचलित साधन है। ये बहुतायत में यूज होता है। इसमें क्या क्या फायदे होते हैं? प्रेषण का रिकॉर्ड मिल जाता है। जो मशीन होती है ये रखती है अपना रिकॉर्ड कि कहाँ कहाँ आपने किस किस को संदेश भेजा, कितनी देर में संदेश गया और किस टाइम पर संदेश भेजा गया, ये सब पूरा लिखती है। टाइम, डेट, सब इसके अंदर रिकॉर्ड रहता है। इसका संचालन बहुत आसान होता है, कोई भी व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है। बहुत इजीली आप इससे कोई भी अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश का तुरंत स्थानांतरण होता है। आपकी मशीन से जो संदेश है वो तुरंत दूसरी जगह पर जाकर वहां पर भी प्रिंट आउट निकल जाता है। आप अपने यहाँ से कागज इसके अंदर लगाइए, फैक्स का बटन दबाइए, कागज यहाँ से फैक्स की यहाँ रखेंगे तो वो इसको लेगा और वहाँ फैक्स कर देगा जहाँ भी आपको भेजना है, और तुरंत उनको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भी एक साथ आप जो संदेश है वो भेज सकते हैं। और इसकी एक लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन ये है कि जो दस्तावेज है वो मानक स्तर या उससे छोटा होना चाहिए। मतलब जो कागज है, जितना कागज इसके अंदर आ जाए केवल वही कागज जा पाएगा। तो बेसिकली इसमें एक यूनिट होती है A4 बोलते हैं। A4 लेवल का जो कागज होता है केवल वही इसमें जा पाता है। जो A4 साइज का कागज है वही इससे हम भेज सकते हैं आसानी से। ये हमने कुछ साधन देख लिए हैं, अभी 3-4 साधन बचे हुए हैं संप्रेषण के। अभी काफ़ी समय हो गया, अब हम दूसरे वीडियो में उसको पूरा करेंगे। और साथ ही जो इसके अंदर जो संप्रेषण में जो कुछ बाधाएं आती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से फिर अंत में एक वही रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप अपने साथियों, अपने परिचितों, अपने दोस्तों, ऐसे दोस्त जो व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हों, भले ही NIOS का हो या किसी और बोर्ड का हो, उन लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हो सकता है ये उनके काम आए, और हमारे इस पहल में इस तरीके से आप लोग सहयोग कीजिए। धन्यवाद।